नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। देश में नई सरकार है, भले ही मामला गठबंधन वाला है, लेकिन अर्थव्यवस्था के जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव हैं। FY24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% है, जिसने आर्थिक जानकारों को खुश कर दिया है। कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट ग्रोथ भी बेहतर है, डिटेल में उसका आगे जिक्र करेंगे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में स्थिरता दिखी है, ब्याज दरों को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। ये कुछ संकेत हैं जो कम से कम अर्थव्यवस्था की सेहत का हाल बता रहे हैं। क्योंकि हमारा शो प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ा हुआ है, ऐसे में इस हाल में हुए ये भारी भरकम बदलाव रियल्टी सेक्टर पर क्या असर डालने वाले हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स इन बदलावों को कैसे देख रहे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर नई सरकार से क्या उम्मीदें लेकर चल रहा है और ये सेक्टर कैसे रिएक्ट कर सकता है, इन्हीं बातों पर फोकस करने का समय है। तमाम सवाल हैं और उनके जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स। सबसे पहले उनसे परिचय आपका कराते हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल। हमारे साथ ध्रुव अग्रवाल हैं, ग्रुप CEO हाउसिंग प्रॉपर्टाइगर मकान.com। और हमारे साथ हैं अरविंद नंदन, MD सेविल्स इंडिया। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका प्रदीप सर, ध्रुव सर और अरविंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल प्रदीप जी आपके पास आएंगे। जाहिर तौर पर ये जो बड़े बदलाव हैं उनका सीधा असर रियल एस्टेट सेक्टर पर पड़ेगा, डेवलपर्स पर पड़ेगा। तो नई सरकार है, बीते दिनों जीडीपी के आंकड़े आए हैं, एमपीसी में भी स्थिरता दिखी है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर्स या फिर कहें डेवलपर्स क्या उम्मीदें कर रहे हैं नई सरकार से? नमस्कार दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस प्रोग्राम पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने ठीक कहा, नई गवर्नमेंट, एक एनर्जी है और ऑफ कोर्स रियल एस्टेट ऑलरेडी एक ऊंचाई पर चल रहा है। जो मुझे लगता है कि जिस तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसीज रही हैं, खास करके अगर आप लास्ट जो एंटरिम बजट था उसकी बात करें तो उसके अंदर एक मिशन गवर्नमेंट का था कि विकसित भारत की हम बात करें कि 2047 में भारत एक विकसित भारत की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट पर से ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। ऑफ कोर्स चाहे जीडीपी नंबर्स हो या आज की जो आरबीआई की जो नंबर्स आए हैं, जो भी मेरा मतलब उन्होंने रेट्स रखे हैं वो सिमिलर हैं, वो कहीं ना कहीं एनकरेज कर रहे हैं। देखिए, रियल एस्टेट के अंदर डिमांड नो डाउट हर सेगमेंट के अंदर बहुत ज्यादा है। इस वक्त सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो जितनी भी यूनिट्स आज अवेलेबल है मार्केट में, मुझे लगता है या तो वो ऑलरेडी बिक चुकी हैं या कहीं ना कहीं बिकने की तैयारी में है। रही बात कस्टमर की, तो मुझे लगता है कस्टमर ऑफ कोर्स जो भी इलेक्शंस थे, अगर उनको वो थोड़ा वेट एंड वॉच में देखना भी चाह रहा था तो शायद अब उसका माइंडसेट क्लियर हुआ है। सो अब मुझे लगता है कि जो रियल एस्टेट मार्केट है वो आने वाले वक्त में आपको एक कहीं ना कहीं नई ऊंचाई पर दिखाई देगा। और देखिए, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं क्योंकि मुझे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी आंकड़े हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले वक्त का जो इंडिया है वो बिल्कुल आपको अलग नजर आएगा। ध्रुव सर, ग्रोथ के नजरिए से FY24 में जीडीपी ग्रोथ 8.2% है। Q4 में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रोथ 7.4% से बढ़कर 8.7% रही। तो वहीं फाइनेंस रियल एस्टेट सेक्टर ग्रोथ 7.6% रही है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी ब्याज दरों को 6.5% पर स्थिर रखा गया है। तो ये जो आंकड़े हैं ये रियल्टी सेक्टर में कैसे संकेत दे रहे हैं? देखिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे housing.com पे ऑलमोस्ट 2 करोड़ से ज़्यादा विजिट्स होते हैं हर महीने। और ये बढ़ते ही जा रहे हैं मंथ ऑन मंथ। तो इससे ये साबित होता है कि जो डिमांड है रियल एस्टेट का कंज्यूमर्स की तरफ से, चाहे प्रॉपर्टी रेंटल के लिए हो या परचेज के लिए, बहुत स्ट्रांग है। और ये डिमांड केवल बड़े सिटीज़ में नहीं, हम देख रहे हैं, हम इमर्जिंग मार्केट्स Tier 2 सिटीज़ में भी ये डिमांड देख रहे हैं। तो अभी तक जो भी पॉलिसीज रही हैं गवर्नमेंट की, जो इंटरेस्ट रेट रहा है, आपने जैसे देखा आरबीआई ने ये 8th कंसेक्यूटिव पॉलिसी अनाउंसमेंट में रेट्स को फ्लैट रखा है। तो जब रेट्स फ्लैट रहते हैं तो वो कंज्यूमर्स के लिए अच्छा होता है क्योंकि होम लोन रेट्स स्टेबल रहते हैं। अभी अगर आप देखिए, आरबीआई ने कहा है कि उन्होंने अगले साल का जो जीडीपी नंबर है उन्होंने अपग्रेड किया है फ्रॉम 7% to 7.2% जो एक्सपेक्टेशन है। पिछले साल 8.2% था। तो अभी ग्रोथ की तरफ से अभी आरबीआई को चैलेंज नजर नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है, इसीलिए उन्होंने रेट्स फ्लैट रखा है। मेरे हिसाब से अगर आप देखें लास्ट 18 से 24 महीनों में प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी ऊपर गए हैं। और इस वजह से बहुत जरूरी ये हो जाता है कि इंटरेस्ट रेट्स जल्दी नीचे आए।
क्योंकि अगर प्रॉपर्टी प्राइसेस जैसे बढ़ रहे हैं, अगर इंटरेस्ट रेट्स भी फ्लैट रहा, तो उससे कंज्यूमर्स को फिर तकलीफ होगी। पर जहां तक मैं अगर एक स्टेप बैक लूं, जो ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम रहा है, गवर्नमेंट स्टेबल है, क्योंकि देखिए फिर से तीसरी टर्म पे आया है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, हाउसिंग फॉर ऑल के इनिशिएटिव्स लिए हैं, और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इनिशिएटिव्स लिए हैं, हम तो बहुत पॉजिटिव हैं कि ये कंटिन्यूटी रहेगा। और आगे जैसे प्रदीप जी ने भी कहा, ऑप्टिमिज्म बहुत ज्यादा है कि सेक्टर कम से कम अगले 12 से 18 महीने तक तो स्ट्रांग रहेगा। बस मुझे बस एक ही डर है कि अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, फिर एंड यूजर्स जो हैं वो क्राउड आउट हो जाएंगे, और मैं चाहता हूं कि वो ना हो, और प्राइसेस थोड़ा नियंत्रण में रहें और स्टेबल रहें। इससे आई थिंक हम स्ट्रांग स्टेबल ग्रोथ देख सकते हैं। ये अहम बात कही आपने कि अगर भाव अधिक बढ़ते हैं तो एंड यूजर्स प्रॉपर्टी मार्केट से बाहर हो जाएंगे, जिसका बुरा असर पड़ सकता है। अरविंद सर, पॉलिसी लेवल पर सिंगल बहुमत वाली सरकार ज्यादा बेहतर होती है। अब नई सरकार में घटक दल मजबूत हुए हैं, पॉलिसी लेवल पर सबको खुश करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, रियल एस्टेट पर यह कैसा असर डालने वाला दिख रहा है आपको? देखिए दीपक जी, जहां तक पॉलिटिक्स का सवाल है उस पर तो टिप्पणी करना एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं ये समझता हूं, और मेरा ख्याल है प्रदीप जी, ध्रुव जी भी अग्री करेंगे, कि घटक दलों को मिलाकर जो करंट डिस्पेंसेशन आया है, सबका इंटरेस्ट इस बात में होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर आगे बढ़ता रहे। और खासकर जब ध्रुव जी अभी प्राइसेस के उठने की बात कर रहे थे, मेरे दिमाग में आ रहा था कि प्राइसेस जो हैं वो ऑन एन एवरेज तब ज्यादा भागते हैं या ज्यादा ऊपर जाते हैं तेजी से, जब सिर्फ लग्जरी सेगमेंट या अपर सेगमेंट में ग्रोथ होती रहती है। तो अगर सारे घटक दल मिलकर ये तय करें कि हमें अफोर्डेबल सेगमेंट को भी बढ़ावा देना है, उसको अगर हम उठाएं, तो अपने आप जो एवरेज प्राइसिंग होती है वो कंट्रोल में रहती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सारे पॉलिटिकल डिस्पेंसेशंस जो भी पहले भी कभी थे, आज भी हैं, चाहे वो एक सिंगल पार्टी हो या सब घटक दल मिलाकर हों, सबका इंटरेस्ट इस बात में होगा कि पॉलिसी के लिहाज से, पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अफोर्डेबल सेगमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएं। तो ये सबसे पहला काम होगा मेरा ख्याल है दीपक जी। इसके अलावा एक दो छोटे मोटे पॉइंट्स और भी हैं, जिनमें से एक मैं कम से कम अभी कहना चाहूंगा कि देखिए, इस सरकार का पिछले 10 साल से एक फोकस रहा है कि हमें अपनी सेकेंडरी इकोनॉमी को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग को, इंडस्ट्रियल को, वेयर हाउसिंग को, इन सबको बढ़ाना है, सेकेंडरी इकोनॉमी को। अगर अर्बन डेवलपमेंट पॉलिसी पर काम किया जाए, और अगर हम ये तय करें या कोई एक ऐसा तरीका बनाए पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जहां जहां भी सेकेंडरी डेवलपमेंट एस्टैब्लिश होनी है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह एस्टैब्लिश होनी है, उसके इर्द गिर्द हम हाउसिंग या उसके इर्द गिर्द हम अर्बन सेटलमेंट को कैसे डेवलप करें, तो वहां नेचुरली आप अफोर्डेबल पे या फिर मिड सेगमेंट पे ज्यादा काम कर पाएंगे। इसका फायदा ये होता है कि जो माइग्रेशन आ रही है अर्बन सेंटर्स में, एक तो वो ज्यादा यूनिफॉर्मली स्प्रेड होती है, और दूसरा प्राइसिंग का मुद्दा जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं, वो अपने आप कंट्रोल में रहता है। तो देखिए, हाउसिंग सेक्टर और रियल एस्टेट दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ध्रुव जी ने भी कहा, प्रदीप जी ने भी कहा। सिर्फ एक छोटा सा जो कंसर्न है वो ये है कि शायद अपर सेगमेंट में ज्यादा ग्रोथ हो रही है पिछले 1-2 साल से। अगर इसको इवन आउट करना है, इसको बैलेंस करना है, तो ऑन एन एवरेज अगर हम मिड सेगमेंट और अफोर्डेबल को भी ग्रो करवा पाए, तो पॉलिसी के तौर पर हम बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल, मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट को भी ग्रो कराने की जरूरत है, यानी एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। एक अहम सवाल प्रदीप सर आपसे होगा कि हमने देखा लग्जरी हाउसिंग में बम्पर बिक्री है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पिक नहीं हो पा रहा है। सबको घर वाली बात हवा में है। जो 2022 तक दावा था सबको घर देने का, उसको 2 साल बीत चुके हैं। ऐसे में मास हाउसिंग में और क्या बेहतर करने की जरूरत है? बिल्कुल आपने दीपक जी ठीक कहा। अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम सेगमेंट एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर गवर्नमेंट को कंटिन्यू काम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसका। ऐसा नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड नहीं है या अफोर्डेबल हाउसिंग इस दौरान बहुत ज्यादा नहीं आ पा रहे, उसके मल्टीपल रीजन है। और मुझे लगता है एक फंडामेंटल 2-3 चीजें तो मैं अगर कहूँ तो लैंड प्राइसेस बहुत ज्यादा इस दौरान बढ़े हैं, और जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। सो इस वजह से भी कहीं ना कहीं
अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट के अंदर थोड़े जो लॉन्चेस हैं वो स्लो हुए हैं। और ऑफ कोर्स लग्जरी में डिमांड ज्यादा है, तो जो लोगों का रुझान है, जो डेवलपर्स हैं, उनका जो रुझान है वो ज्यादा से ज्यादा लग्जरी सेगमेंट करने का है। लेकिन जैसे हम कोर से ही मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में और अफोर्डेबल हाउसिंग में रहे हैं, सो हमारा एक बहुत मेरा मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है गवर्नमेंट से कि जो भी पॉलिसी अभी, क्योंकि जो बजट था लास्ट एंटरिम बजट था, उस एंटरिम बजट में एक बातचीत कही गई थी कि जो मिडिल क्लास है उसके लिए हम कुछ बहुत बड़ा आने वाले वक्त में करने वाले हैं। और मैं बहुत उम्मीद कर रहा हूं जुलाई वाले बजट के अंदर जरूर मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ ऐसे बेनिफिट्स दिए जाएंगे जिससे कम से कम जो उसकी पॉकेट है, जैसे ध्रुव जी ने भी कहा कि जो ईएमआई है उसका बोझ है वो कम नहीं हो रहा है। सो कुछ ना कुछ चीज, चाहे स्कीम लाएं सीएलएस जैसी, या और किसी तरीके से, चाहे जैसे होम लोन की इंटरेस्ट के ऊपर जो रिबेट मिलती है वो लगभग 5 लाख रुपए तक उसको इंक्रीज करें। सो ऐसे कुछ मेजर स्टेप लेने पड़ेंगे जिससे एक कॉमन मैन को उसका घर मिल पाए। लेकिन उसके साथ साथ कुछ पॉलिसी लेवल के ऊपर भी चेंज करना पड़ेगा जिससे ज्यादा से ज्यादा डेवलपर्स मिड इनकम और अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ एनकरेज हो सके, या कुछ ऐसे लैंड्स या जो आइडियल लैंड्स हैं गवर्नमेंट के पास वो प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, या कुछ ना कुछ ऐसी इंसेंटिवाइज स्कीम लानी पड़ेगी कि जिससे जो डेवलपर हैं ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग और मिडिल इनकम हाउसिंग को लेकर आ पाए। और रही बात बजट के अंदर जो बैलेंस प्रोविजंस की है, मुझे लगता है अगर डायरेक्टली अगर बेनिफिट कस्टमर्स को दिया जा सकता है तो दो चीजें मुझे लगती हैं जो बड़ा सिंपल हैं, जिसके अंदर एक जीएसटी है, जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उसके लिए जीएसटी को कम से कम हटाया जा सकता है, और दूसरा जो स्टैम्प ड्यूटी जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उसके लिए अगर उसका प्रोविजन कहीं चेंज किया जाए या उसको ऑलमोस्ट जीरो के नियर अबाउट किया जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपैक्ट फर्स्ट टाइम होम बायर को होगा, जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि गवर्नमेंट से हमेशा उम्मीद रहती है हमारी। मैं उम्मीद कर रहा हूं जुलाई वाले बजट में कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन आए जिससे जो कॉमन मैन है वो अपने घर का सपना देख सके। ये अहम बात कही आपने कि पहली बार घर खरीदने वालों को अगर राहत मिलती है, मसलन जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी की छूट मिलती है, तो शायद लोअर सेगमेंट में भी तेजी दिख सकती है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि नई सरकार में रियल्टी सेक्टर की और क्या कुछ उम्मीदें हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। आज हम चर्चा कर रहे हैं नई सरकार में रियल एस्टेट सेक्टर की तस्वीर क्या होने वाली है, रियल्टी सेक्टर क्या कुछ उम्मीदें कर रहा है एनडीए सरकार से। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। ध्रुव सर, आपके पास आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो जब स्थिर सरकार रहती है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो मजबूत होता है। इस बार मोदी सरकार रिपीट जरूर हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर घटक दलों का दखल होगा। ऐसे में रियल एस्टेट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुख आप कैसा देख रहे हैं? देखिए जहां तक एफडीआई का सवाल है वो आपको देखना पड़ता है इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। जो जहां से पैसा आ रहा है, चाहे आप वेस्टर्न वर्ल्ड देखें, अमेरिका से, यूके से, जो और कंट्रीज, जापान से पैसा आ रहा है, वो सब यही देख रहे हैं कि एक इंडिया जो है एक चाइना के लिए एक स्टेबल ऑल्टरनेटिव है। जैसे सब बड़ी कंपनीज हैं, सब ने कहा है चाइना प्लस वन पॉलिसी, कि चाइना में तो चाहे हम रहें लेकिन हमको एक इक्विवेलेंट कंट्री चाहिए चाइना के साइज का, स्केल का, जहां पर हम इन्वेस्ट कर सकें। और ऐसी कोई कंट्री है नहीं जहां पे वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पैसा है जो लोग चाइना को एलोकेट कर रहे थे, उसका सब्सटैंशियल एक पोर्शन इंडिया की तरफ आता रहेगा। और देखिए मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट है ये तीसरी बार आ रही है, स्टेबल गवर्नमेंट है। इट इज देखिए अब आगे वी विल वेट एंड वॉच, बट जहां तक जो अभी तक लग रहा है, मुझे कोई इंडिकेशन नहीं लगता है कि आज बीजेपी के पास 240 सीटें आई हैं। इट इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग मैंडेट, एंड मेरे हिसाब से फॉरेनर्स के हिसाब से कोई चेंज नहीं आना चाहिए unless we see something dramatic happening over the next 12 to 18 months, जो मुझे अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। So I'm very confident और मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि एफडीआई बरकरार रहेगा और स्ट्रांग रहेगा और बढ़ता ही रहेगा। बिल्कुल, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, लेकिन वो जो इफ एंड बट आया है वो बीते 10 सालों में देखने को नहीं मिला था, अब आना लाजमी भी है।
वो देखिए, आप सही कह रहे हैं, बट मेरे हिसाब से ओवर आर्चिंग फैक्टर ये China+1 है। क्योंकि लोगों के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि वो पैसा कहाँ लगाएं। क्योंकि देखिए, बाकी कंट्रीज हैं पर वो छोटे हैं। चाइना के साइज और स्केल का जो कंट्री है वो इंडिया ही है, तो वो आना ही है। अब वो क्या है कि लोग जरूर देखेंगे कि गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं स्टेबल है, बट हम अभी भी बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है वो, और ये इलेक्शन में हमने देखा है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत पॉजिटिव है एफडीआई के लिए कि अभी भी लोग ये देखेंगे कि इंडिया इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग डेमोक्रेसी, और हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्ट्रांग हैं, बरकरार हैं। एंड आई थिंक वो नेगेटिव जो कोएलिशन गवर्नमेंट है विल नॉट बी सीन एज ए नेगेटिव। इनफैक्ट वो पॉजिटिव देखा जाएगा मेरे हिसाब से, आगे के हिसाब से। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली। बिल्कुल, बोलिए अरविंद सर। छोटा मौका दें तो मैं ध्रुव जी की बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा, बिल्कुल, एक दो बिल्कुल। तथ्य रख के, प्लीज बताइए। अगर आपकी अनुमति हो। प्लीज बताइए सर। देखिए, ये बिल्कुल इन्होंने बहुत सटीक बात कही है कि चाइना का ऑल्टरनेटिव इस समय दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं है। और चूंकि हम लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट डेटा पे रिसर्च करते रहते हैं, इसलिए कुछ एक दो आंकड़े हैं छोटे मोटे, अगर आप अनुमति दें तो मैं कहना चाहूंगा उनके बारे में। देखिए, इस साल Q1 में जो इंटरनेशनल फंड फ्लो हुआ है उसमें वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि यूएस कनाडा वगैरह जो इकोनॉमीज हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, उससे ईस्टर्न हेमिस्फीयर जो हमारा हिस्सा है दुनिया का, यहाँ पर 45% की ग्रोथ हुई है पिछले साल के मुकाबले, जबकि पिछले साल ये कम था। इस समय दुनिया के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, मैं ये कहना चाहता था कि वो यहाँ ही इन्वेस्ट करें। और जब ईस्टर्न रीजन में आते हैं तो चूंकि चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट बहुत खस्ता हाल में है इस समय दुर्भाग्यवश, तो इसलिए एक जो ऑल्टरनेटिव बचता है वो भारत ही बचता है। अब देखिए, हम इसे दो तरह से देख सकते हैं कि भाई मिलीजुली सरकार आ गई तो क्या इसे नेगेटिव देखें या पॉजिटिव देखें। मेरा ये मानना है, जो शायद ध्रुव जी भी कह रहे थे, कि सरकार में कंटिन्यूटी है जो फंड्स को कॉन्फिडेंस देता है, और ये कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बजाय इसके कि कोई उथल पुथल हो जाए। तो सरकार इकलौती एक पार्टी की सरकार भले ही ना हो, लेकिन कंटिन्यूटी के तौर पर देखा जाता है इसे, या देखा जा रहा है जैसा हम समझते हैं। तो इसलिए गिरावट आना या एफडीआई में कोई बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाना ऐसा संभावित तो नहीं लगता इस समय, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, फिलहाल आपको बहुत अधिक उथल पुथल नहीं दिख रही है। प्रदीप सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे। अंतरिम बजट में हमने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर था, पीएमएवाई समेत हाउसिंग सेक्टर में योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखा गया था। अब जब गठबंधन की सरकार है, जाहिर तौर पर बिहार और आंध्रा को लेकर भी चीज़ों को ध्यान में रखकर पॉलिसीज लानी पड़ेंगी। तो जुलाई में जो बजट होगा उसमें क्या हम देखेंगे कि पीएमएवाई ग्रामीण पर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है? ये हुई एक बात। इसके अलावा जुलाई में जो बजट आने वाला है उसमें क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी, क्या कुछ फहरिस्त रहेगी आपके पास सरकार से? दीपक जी, जो आपने कहा कि ज्यादा जोर ग्रामीण पर होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का या नहीं, तो मैं मानकर चल रहा हूं कि गवर्नमेंट का पहले ही फोकस काफी ज्यादा रहा है वहां पर ग्रामीण पर, और काफी ज्यादा उन्होंने सक्सेस भी इसके अंदर ली है। लेकिन उससे कोई इम्पैक्ट अर्बन एरियाज में आएगा ऐसा कहना मेरे लिए शायद लाजमी नहीं है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कोएलिशन गवर्नमेंट भले है लेकिन ये बहुत स्टेबल चलने वाली है, और सभी पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं। आप ये मान के चलिए, सभी को भारत बनाना है। तो मुझे लगता है इन बातों से सारे सब इन लाइन हैं, और ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो अनसर्टेनिटी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है वो शायद और भी खत्म हो जाएगी। रही बात बजट की, तो ऑफ कोर्स वो फेरिस्त बहुत लंबी है। अगर उसके अंदर मैं कुछ थोड़ी सी चीजें भी जिसमें कहूं, तो जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक तो हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पूरे देश के अंदर, आप ये देखिए वो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो जो रियल एस्टेट है उसको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का स्टेटस जो काफी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है वो मिलना चाहिए। इवन दो हम हर बजट में कहीं ना कहीं से रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर उम्मीद करते हैं कि शायद नेक्स्ट बजट में आएगा। एंड उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अगर वित्त मंत्री जी हमारी बात को सुन रहे हो तो जरूर कोशिश करें, देखें किस तरीके से इसको इंडस्ट्री स्टेटस दिया जा सकता है। और दूसरा, खास करके रियल एस्टेट में जो सिंगल विंडो क्लियरेंस जो काफी टाइम से बहुत बड़ी चर्चा का विषय रहा है, लैंड रिफॉर्म के ऊपर भी काफी ज्यादा बात होती रही है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक बहुत बड़ा इसके अंदर गेम चेंजर हो सकता है। और ऑफ कोर्स फेरिस्त बहुत लंबी है जिसके अंदर जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी, जिसके ऊपर मेजरली जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं आपको कि उसके ऊपर दोबारा से विचार करना चाहिए कि जो लोग फर्स्ट टाइम होम बायर हैं
उन लोगों के लिए ये चीजें हटनी चाहिए और जो CLSS स्कीम है उसको अर्बनाइज एरिया में फिर से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं उनकी पॉकेट के ऊपर जो EMI का पड़ने वाला बोझ है वो कम हो सके। तो डेवलपर्स ऑप्टिमिस्टिक हैं, अगले साल के लिए जीडीपी ग्रोथ और बेहतर दिख रही है। बीते 18 से 24 महीने में प्रॉपर्टी की कीमतें ऊपर आई हैं। इंटरेस्ट रेट कम करने की मांग है क्योंकि दाम अधिक बढ़े तो एंड यूजर बाहर हो जाएंगे, जो कि प्रॉपर्टी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। अफोर्डेबल सेगमेंट को बढ़ावा देने की जरूरत है। अपर सेगमेंट में अधिक ग्रोथ दिख रही है लेकिन अफोर्डेबल सेगमेंट सुस्त है, यहां संतुलन बनाने की जरूरत है। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए डेवलपर्स को इंसेंटिव देने की जरूरत है। पहली बार घर खरीदने वालों को जीएसटी और स्टैंप ड्यूटी की छूट मिले, जो कि प्रदीप सर का कहना है, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों तरफ बैलेंस करने की जरूरत है। ये कुछ मांग है और प्रतिक्रियाएं हैं रियल्टी सेक्टर के दिग्गजों की। उम्मीद है नई सरकार में इन बातों पर गौर होगा। प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। ध्रुव सर, प्रदीप सर और अरविंद सर, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर।